तो हम लोग देख रहे थे सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड के लिए। लगभग इसी तरह ही क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर क्वेश्चन बनेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ showing the variation of photoelectric current as a function of anode potential for two light beam having the सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी I1 एंड I2। ये है I2 जिसमें ज़्यादा है, I1 कम है, ठीक है। एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंट फीचर। ये क्वेश्चन बोला है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के? तो पहले सबसे हम लोग ग्राफ बना देंगे। ग्राफ हम लोग जानते हैं कैसे बनता है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये है करंट, यहाँ पे ये एक्सिस हो गई फोटो करंट, जिसे बोल देंगे IP। यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है। तो जब जीरो पोटेंशियल था तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड से पे पहुंच जा रहे थे, ठीक है, एनोड तक पहुंच जा रहे थे। तो ये हो जाएगा, ये पहले करंट होगी, ठीक है। अब हल्का सा पोटेंशियल बढ़ा है, करंट थोड़ी सी और बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल कितना भी बढ़ाते रहो, सारे जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए थे वो सब के सब एनोड तक पहुंच जाएंगे। तो मतलब अब कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी, तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये I1 इंटेंसिटी थी। अब अगर इंटेंसिटी I1 से कुछ ज़्यादा करके I2 कर देते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा ही निकलेंगे, ठीक है। जीरो पोटेंशियल पे कुछ ये ज़्यादा करंट होगी। फिर जैसे ही ये यहाँ से पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से फोटो करंट सेचुरेट हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी I2। तो आप देख रहे हैं जो सेचुरेशन करंट है वो पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, जब पोटेंशियल यहाँ से डिक्रीज करेंगे तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगी पोटेंशियल। और ये है I2 वाली, ये भी यहाँ पे मिल जाएगी। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पॉइंट को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट कर रहा है मेंशन इट्स टू इम्पॉर्टेंट फीचर, है ना। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। देख रहे हैं इंटेंसिटी I1 I2 है इनकी, लेकिन यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। I2 बड़ी है, I1 छोटी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि द इंक्रीज इन इंटेंसिटी क्या इंक्रीज हो रहा है? सैचुरेशन करंट, यानी कि फोटो करंट इंक्रीज हो जा रही है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं द इंक्रीज इन इंटेंसिटी फोटो करंट IP इंक्रीजेस, ठीक। ये दो इसके फीचर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है, एंड एस्केलेटेड पोटेंशियल इंक्रीजेस, जस्टिफाई योर आंसर। ये बोल रहा है, ठीक है। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है किसी इलेक्ट्रॉन की। वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू H/P, यानी कि लैम्डा बराबर H/mv, ठीक है। m है इलेक्ट्रॉन का मास, v है वेलोसिटी, ठीक। अब अगर वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी तो बताइए वेवलेंथ क्या होगी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर। इसमें सेकंड पार्ट जो कह रहा है कि एस्केलेटेड पोटेंशियल जो है वो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/मोमेंटम ना, H/मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं P²/2m इजकल टू होता है एनर्जी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एस्केलेटेड है तो यही एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो P इजकल टू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √2m के, ठीक है। 2m के मतलब 2me, ठीक है। ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा √2me। और E बराबर क्या होता है? अगर कोई चार्ज जिस पे चार्ज E है और वो V पोटेंशियल से एस्केलेट होता है तो EV हो जाता है एनर्जी, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू EV, है ना। या दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक। अब अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि एस्केलेटिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब V अगर बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका जो पार्ट बी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि बोला जा रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर इंक्रीज्ड
एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर डिक्रीज, जस्टिफाई योर आंसर। तो बोल रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ये दोनों चेंज करी जाए। ठीक है, तो इस पे जो है स्टडी करते हैं। तो ये कुछ ये इसका पार्ट भी है, तो ये हो जाएगा इसमें इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी। हम लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो फोटोन इंसिडेंट हुआ था एच वी एनर्जी का माइनस वर्क फंक्शन, है ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट से, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू जो ये E आ रहा है, E को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा H अपॉन E माइनस का फाई अपॉन E। ठीक, तो यहाँ से ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एच कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा इसमें पूछा कह रहे थे कि इसमें कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर डिक्रीज, अगर वो जो है कम होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपली ध्यान रखिए कि इफ इंटेंसिटी डू नॉट इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी कोई भी इफेक्ट नहीं देती है। बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसी बात से तो प्रूव हुआ था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब ये हुआ था तो इसी स्टेटमेंट से ये बात प्रूव हो गई थी कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर होती है। क्योंकि अगर इंटेंसिटी बढ़ने से, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं तो हम कह सकते थे लाइट वेव नेचर है। लेकिन इंटेंसिटी है तो हम लोगों ने बहुत बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद भी पार्टिकल नहीं निकले। और वेव के अकॉर्डिंग अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ती है, और एनर्जी अगर बढ़ रही है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि जो है लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, राइट देयर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ठीक है, लगभग सिमिलर इसी तरह के ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, तो एम वेव कैन बी प्रोड्यूस बाई, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, कुछ सिंपल देखिए 2 नंबर का है तो ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, सिंपल लिखना है एम वेव कैन बी प्रोड्यूस बाई, पहला कि चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव करता है तो ईएम वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरा ऑस्किलेटिंग चार्ज, ऑस्किलेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वो ईएम वेव बनाता है। या फिर हम लोग एलसी ऑस्किलेशन सर्किट यूज़ कर सके, भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग देंगे बाय यूजिंग एलसी ऑस्किलेशन सर्किट, एलसी ऑस्किलेशन सर्किट। ठीक, अब पूछा था इसमें इसके कोई 2 यूज़। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, कोई 2 यूज़ नहीं, कोई 2 करेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी। ठीक है, ये मतलब बेसिकली इनकी कोई एनी 2 प्रॉपर्टी, ठीक है, ये पूछी जा रही है एनी 2 प्रॉपर्टीज, ये क्या होंगी। ठीक है, तो अब बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि पहला तो जो ईएम वेव्स होती हैं, ठीक है, दे हैव ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है कि ईएम वेव इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेशन करेंगी और जाएंगी ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है वो वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये होगा। दूसरा इसमें लिख सकते हैं
कि स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम इज स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम और एयर इज C, ये लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा इसमें लिख सकते हैं दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है, मतलब नो मीडियम रिक्वायर फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, और भी पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, काफ़ी पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं दे कैन पोलराइज, दे कैन पोलराइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहे हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक चार्ज है Q, एक स्मॉल q, एक माइनस का स्मॉल q। ठीक है, तो पहले वाले केस में पूछ रहे हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले वाले केस में पूछे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे वाले केस में पूछे हैं द पोटेंशियल एट टी। ठीक है, तो ये करना है। तो पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U इक्वल टू ये चार्ज और ये चार्ज के बीच की एनर्जी, जो कि हो जाएगी माइनस का KQ बाई L प्लस ये चार्ज और ये चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगी प्लस का KQ बाई L। ठीक है, उसके बाद फिर ये चार्ज और ये चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हो जाएगी माइनस का KQ स्क्वायर बाई L। ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो हम लोग को मिला सिंपली U इजकल टू माइनस का KQ स्क्वायर बाई L। ठीक, ये मिला U इजकल टू ये। ठीक, दूसरे वाले केस में कह रहे हैं द पोटेंशियल एट पॉइंट D, ये निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V इजकल टू हो जाएगा, इस जगह पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस जगह पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A, वो हो जाएगा VdA। ठीक, फिर ड्यू टू चार्ज एट B, वो हो जाएगा VdB। फिर हो जाएगा चार्ज एट C। ठीक है, वो हो जाएगा VdC, है ना। इनको तीनों को जोड़ देंगे और मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट D, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड L है, तो ये वाली साइड हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी √3/2L। ठीक, ये वाली साइड ऐसे। तो VdA हम लोग लिखेंगे, हो जाएगा KQ बाई R। ठीक है, R क्या है, इसकी लेंथ हो जाएगी इसमें √3L/2, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, सिमिलरली अदर दो हो जाएंगे माइनस का 2KQ बाई L, ये हो जाएगा प्लस का 2KQ बाई L, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो V इजकल टू हो जाएगा 2KQ बाई √3L, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप P एंड Q, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस R कैरिंग करंट I kept in perpendicular plane such that they have a common center O as shown in the figure। ठीक, अब क्या कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, तो इसमें दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हैं। तो पहला वाला जो लूप है P, इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो करंट है वो करंट कैसे फ्लो हो रही है, वो इस डायरेक्शन में इस तरह से ऐसे फ्लो हो रही है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी अप साइड, ऊपर की साइड यूँ। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, ये इस तरह से कुछ हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है लूप जो कि Q है, उसमें जो करंट की डायरेक्शन वो ये है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इस तरह से होगा,
इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसके लिए अगर राइट हैंड कर्ल रूल लगा के देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी कुछ इस तरह से ये, और नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। ये हो जाएगी B1, ये हो जाएगी B2, ठीक है। अच्छा, दोनों की रेडियस अगर आर सेम है, करंट भी सेम है, तो B1 बराबर B2 बराबर सिंपल हो जाएगा, ठीक है, बराबर B मान लेते हैं। B1 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा μ0/2I/r, ठीक। यही B2 भी होगा तो इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर B निकालेंगे तो वो हो जाएगा √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2√2B। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट इज इक्वल टू हो जाएगा √2B ना, तो √2 μ0/2I/r, ये हो जाएगा सिंपल आंसर, ठीक। डायरेक्शन अगर इसकी पूछी जाएगी तो डायरेक्शन आप बता सकते हैं, क्योंकि B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो सिंपली बोल देंगे 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि I और J डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि I/√2 J प्लस J/√2। क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी, ठीक है। इसमें देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 में 2 नंबर का क्वेश्चन में 2 पार्ट में दिया था। पहला वाला पार्ट 1 नंबर का था, ये भी 1 नंबर का, जबकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, हाई IQ वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर केप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक, carries a steady current I along x direction. At instant t, a particle of mass m and charge q at point xy moves with velocity v along plus y direction में. Find the magnitude and direction of force on the particle due to the conductor. ठीक, इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी, इसमें बोला गया कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक लॉन्ग वायर रख दिया गया है, ठीक है, लॉन्ग वायर, ठीक, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक। यहाँ से एक्स और वाई पे, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, ये वाई डिस्टेंस पे, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये पार्टिकल वी वेलोसिटी से ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में ये मुड़ेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम ये जो वायर यहाँ पे रखा था, है ना, इसकी वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रही होगी वो निकाल लेंगे। तो वो लग रही होगी B इज इक्वल टू μ0/2πI/y, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QVB sin थीटा, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसी होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर की साइड, मतलब इस प्लेन में ऊपर की साइड आती है, इसीलिए मतलब इस तरह से होगी, है ना। अब वेलोसिटी इधर है, ठीक। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा सिंपली QVB, ठीक। तो F इजकल टू हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख देंगे हम लोग B की, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा μ0/2π QVI/y, ये हो जाएगा फोर्स, ठीक है। और ये अगर इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम लोग बोल देंगे डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक। कैसे लगाएंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे फ्लेमिंग का, उससे पता लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि 2 कंडक्टर जो कि सेम मटेरियल के बने हैं, दे हैव इक्वल लेंथ भी इक्वल है, ठीक है, बस उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिफरेंट है, ठीक। A1 बड़ा है, A2 छोटा है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ सेल सो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू कंडक्टर आर इक्वल, ये बताना है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों कंडक्टर में इक्वल होगी, ये शो करना है। पहली बात तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर था 24 ना,
क्वेश्चन नंबर 24, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, होता है फॉर्मूला ईटामा। ठीक, मतलब कि बड़ी ई ना, तो 2 बार ई लिख दीजिए, ई। टाउ लिख दीजिए, टा हो गया, मा लिख दीजिए, ईटामा। ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इस तरह से लिख दे इसको, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये शो करना है, प्रूव करना है, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं करंट की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू वी ना, मतलब वी ई एन ए, है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा आई बाई एन ई ए, है ना। आई इजगल टू क्या होता है, आई इजगल टू होता है वी बाई आर, है ना। तो ये हो जाएगा वी बाई आर, और नीचे क्या है, एन ई ए। ठीक, ये हो जाएगा। अब आर इजगल टू क्या होता है, आर इजगल टू होता है रोला, मतलब रो एल बाई ए। ठीक है, ये ध्यान रखें, रोला। तो आर की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वी डी इजगल टू वी एन ई, आर की जगह पे हो जाएगा क्या, ये तो ए लिख देते हैं, फिर आर की जगह पे हो जाएगा रो एल अपॉन में ए, ये ऊपर चला जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूले में वी रो एल एन ई लिखा है, कहीं भी इसमें आपको ए दिख रहा है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला याद रखिए, वी बाई प्लेन। ठीक है, पोटेंशियल है वी, ठीक है, ये वी बाई प्लेन। इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि टू कॉइल C1 एंड C2 आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, द मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 linked with coil C2 varies with the current I1 flowing in coil C1 as shown in the figure। ठीक है, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। पहले सबसे तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, इसमें वो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये phi2 वर्सेस I1 का ग्राफ दिया है, यानी कि phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है ना। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये वैसे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है phi2 इक्वल टू MI1। ठीक, अब इस ग्राफ से हम लोगों ने ये इक्वेशन बना लिया। ठीक है, तो ये m क्या है, m है स्लोप। ठीक, तो स्लोप निकाल लेंगे, इस ग्राफ के लिए स्लोप अगर निकालेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, सिंपली स्लोप हो जाएगा tan थीटा, यानी कि m इजकल टू हो गया tan थीटा, और tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 6 इजकल टू 2.5 हेनरी। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, सेकंड में कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di1 बाई dt फाइंड करना है। ठीक है, अगर इसमें इंड्यूस ईएमएफ 100 वोल्ट दे रखा है इन कॉइल C2। ठीक है, हम लोग जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर m है तो इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू होता है m di बाई dt, ये एक फॉर्मूला होता है ना। E कितना दे रखा है, 100 वोल्ट, m 2.5, di/dt फाइंड करना है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, तो di/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 40 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये सेक्शन भी फिर से शुरू हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चंस हैं लगभग देखना आपका, मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि 100% पूरा जो पेपर बनेगा CBSE NCERT से जो भी पेपर बनता है सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होगी, कंसेप्ट सबका सेम होता है करने का। ठीक, इसलिए जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में फंसने हैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और देखना पेपर बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहा है कि टू आइडेंटिकल डाइपोल आर अरेंज इन XY प्लेन। ठीक है, ये है, ठीक है, ये XY प्लेन है, इसमें टू पेयर ऑफ डाइपोल आर अरेंज। ठीक है, परपेंडिकुलर, इस तरह से, जिस तरह से फिगर में दिखाया गया इस तरह से अरेंज है। ठीक, एज सोन इन अ फिगर, फाइंड अ मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, ये बोला जा रहा है। मतलब कि ये जो ओरिजिन है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, एक ये डाइपोल है पेयर ऑफ, एक ये पेयर ऑफ डाइपोल है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको नॉर्मली लोग जानते हैं कैसे करते हैं, इसको नॉर्मली लोग करते हैं, ये क्या करते हैं कि पहले तो सोचते हैं अगर ये डाइपोल है तो डाइपोल से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, यहाँ सेंटर पे तो जीरो होगी। फिर सोचते हैं ये डाइपोल है तो डाइपोल से यहाँ भी जीरो होगी, तो नेट जीरो लिख के चले आते हैं। ठीक है, जो कि गलत होता है, पहली गलती हो गई। फिर क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि ला इसको एक डाइपोल का पेयर मान लेते हैं, और ये ए है तो ये हो जाएगा A√2, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर इसको भी एक पेयर मान लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के जोड़ देते हैं, जो कि करने का सही तरीका है। लेकिन इससे होगा क्या कि जो करने का तरीका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी होगी, 2 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर वाली मेहनत इसमें लग जाएगी, और उसके बाद भी आंसर आ जाएगा गलत, चांसेस होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी नहीं करना चाहिए इसको। लेकिन करने का तरीका इससे करेंगे तो आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है। इसको कैसे करेंगे, आप क्या करिए, ये प्लस ये क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगी, ये माइनस क्यू की चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल दीजिए। ठीक, और E1 इज इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई A स्क्वायर। ये और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसको भी जोड़ देंगे इसमें, ये हो जाएगी KQ बाई A स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 2KQ बाई A स्क्वायर। ठीक, उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यू की वजह से यहाँ पे ऐसी हो जाएगी, और ये माइनस क्यू की वजह से भी ऐसी हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालेंगे, तो जब E2 निकालेंगे तो ये भी सिमिलर निकल के आ जाएगी 2KQ बाई A स्क्वायर। ठीक, हम लोग को यहाँ क्लियर दिख रहा है E1 इज इक्वल टू E2, है ना, इज इक्वल टू E। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, वो हो जाएगी E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, है ना। और E1 बराबर E2 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2E, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2KQ बाई A स्क्वायर, ये हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये बनना है 90 90 180 प्लस 20 प्लस 45, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 225 डिग्री, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है राइट टू डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो टू डिफरेंस बताना है EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ऑफ अ सेल। ठीक है, तो पहली बार में आप डिफाइन कर दीजिए व्हाट इज EMF। ठीक है, EMF क्या होता है, EMF होता है कि टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, EMF बराबर हो जाएगा वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज इन कंप्लीट वोल्ट सर्किट। ठीक है, मतलब थ्रू वोल्ट सर्किट, ये हो गई EMF की डेफिनेशन। या फिर ऐसे बोल दीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन I इज 0। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से बता दीजिए कि इट इज डिफाइन एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन एज द potential of a terminal of a cell when current I is not zero, I is not zero, इस तरह से डिफाइन कर दीजिए। ठीक, बेसिकली इसमें जो नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि what is the most important precaution that one should take while drawing current from a cell। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखना चाहिए, जब कभी भी सेल से आप ये जैसे कोई बैटरी है, इससे आप अगर करंट ड्रॉ करने जा रहे हैं तो हमेशा एक रियोस्टेट सर्किट लगा दीजिए या फिर रजिस्टर लगा दीजिए। ठीक है, तो पहला हो गया कि यूज रजिस्टर इन सीरीज वाइल ड्राइंग अ करंट। दूसरा इसमें लिख दीजिएगा कि टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग, टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट
चेक प्रॉपर कनेक्शन एंड वायरिंग, इनको प्रॉपर चेक कर लिए जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा है स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल पी इज प्लेस एट ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन विद इट्स मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंटिंग अलोंग वाई एक्सिस। पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। इसमें बोला गया है कि एक मैग्नेटिक नीडल इस तरह से रखी गई है एक्स वाई प्लेन में, ये है एक्स ये है वाई, लेकिन ये जो पी वाली जो मैग्नेटिक नीडल है, जो पी वाली रखी गई है, ये इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है टुवर्ड वाई की तरफ, बोला नहीं है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पॉइंटिंग अलोंग वाई एक्सिस। ठीक। फिर बोला जा रहा है कि अनदर मैग्नेटिक नीडल क्यू इज प्लेस इन टू पोजिशन। पहली पोजिशन केस 1 में बोला जा रहा है कि एट ए कॉमा 0, मतलब ऐसे रख दिया गया। ठीक है, ये ए कॉमा 0 पे रख दिया गया। ठीक है। और दूसरी पोजीशन कुछ इस तरह की है एट 0 कॉमा ए, मतलब ये जो हमारे यहाँ पे पहले से एक नीडल रखी थी उस पर एक और ये पी रखी थी, तो क्यू वाली भी यहीं ऐसे ला के रख दी गई, दो इसी पोजीशन में। ठीक है। तो ये दो पोजीशन रखी गई हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इन विच केस इज द पोटेंशियल एनर्जी पी एंड क्यू मिनिमम। तो जो केस हमारा दूसरा है, पहले बात तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी होती है U इजगल टू माइनस का एम बी कॉस थीटा। ठीक है, माइनस का एम बी कॉस थीटा। इस वाली पोजीशन में थीटा बराबर 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और इस वाली केस में थीटा बराबर 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो U बराबर हो जाएगा माइनस का एम बी, यानी कि केस 2 में, ठीक है, केस 2, तो यहाँ लिख सकते हैं इन केस 2 PE विल बी मिनिमम। ठीक। उसके बाद बात करी जा रही है इन विच केस P एंड Q नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब देखिए हम लोग जानते हैं कि टॉर्क इजकल टू होता है एम बी साइन थीटा। तो पहले वाले केस में थीटा 90 डिग्री है, तो पहले वाले केस में टॉर्क क्या हो जाएगा एम बी, थीटा 90 डिग्री है ना, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1, है ना। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा एम बी पहले वाले केस में। और दूसरे वाले केस में थीटा 0 है तो टॉर्क 0 हो जाएगा दूसरे वाले केस में। ठीक है, तो दूसरे वाले केस में तो इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन पहले वाले केस में जो P और Q हैं आर नॉट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि इन केस 1 P एंड Q नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कंडक्शन करंट। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अ कंडक्शन करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइन एज displacement current is defined as the rate of change of electric flux। ठीक, that is डिस्प्लेसमेंट करंट को ID से लिखते हैं, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, एंड बोला जाए हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कंडक्शन करंट, तो आप लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो बनती है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड कंडक्शन करंट जो होती है IC वो बनती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसका जो पार्ट बी है उसमें बोले राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड व्हाई आर माइक्रोवेव यूज्ड इन रडार सिस्टम। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि जितने भी सेट देख आपको दिखाएं हर सेट में EM वेव से कुछ ना कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जरूर है, तो बता रहे हैं ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मान के चलिए बोर्ड में सिमिलर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं 2 नंबर के। ठीक है, तो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स अभी इससे पहले बताया था। ठीक है, जो EM वेव होती हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ठीक है, एंड दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम।
ऑल्सो, ठीक। एंड दे कैन पोलराइज, इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज सी, ये भी आप लिख सकते हैं, इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज सी, ठीक है। दे डोंट नीड टू मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी, वाई आर माइक्रोवेव यूज्ड इन रडार सिस्टम। देखिए, बेसिकली जो कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, और जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोवेव से लार्ज होती हैं, ठीक है। माइक्रोवेव हैव्स, ठीक है, माइक्रो वेव्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। देयरफॉर दे यूज़ इन रडार सिस्टम, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है जिस वजह से ये एक बीम की तरह चलती हैं, ठीक है, और टारगेट से टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस से जाती हैं, और ये टाइम जो बीच में जो टाइम गैप है इसको कैलकुलेट करके स्पीड और डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। ये बीम की तरह चलती है। अगर रेडियो वेव यूज़ करेंगे, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है, मतलब इस तरह से होती है, तो ऑब्जेक्ट को बिना टकराए ही उसको पार करके निकल सकती हैं, इसलिए रेडियो वेव नहीं यूज़ की जा सकती करी जाती हैं, माइक्रोवेव यूज़ करी जाती है इन रडार सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि द फिगर शो वी स्क्वायर वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा ग्राफ, ठीक। फिगर क्या है ये? अच्छा, ये इस तरह ग्राफ बना है, इसमें बोला जा रहा है कि यूजिंग दिस ग्राफ एंड आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं होती है के, है ना, के इज इक्वल टू एच वी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो वी लिखी इसको लिख हम लोग बोलते हैं सी बाई लैम्डा, ये लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, और के को लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे हाफ एम वी एम स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी वी एम दी है ना, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव, तो वी एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू एच सी बाई एम लैम्डा माइनस 2 बाई एम, ठीक। ये मिल गई हम लोग को फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिस तरह से ग्राफ गिवन है उस तरह से इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये लिखा है वी एम स्क्वायर इजकल टू एच सी बाई एम, और यहाँ लिखा है 1/λ माइनस 2 बाई एम। अब ये जो ग्राफ गिवन है इसकी अगर इक्वेशन लिखेंगे हम लोग तो क्या बनेगी, ये है y, ये है x, है ना, तो ये बनेगी y इजकल टू एम एक्स। अच्छा, ये जो स्लोप पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव लिया है, ठीक है, y इजकल टू एम एक्स, y इजकल टू एम एक्स, ठीक है। और ये जो इंटरसेप्शन यहाँ लिखते हैं ना c, तो ये काट रहा है निगेटिव एक्सिस पे, तो इसको माइनस का c कर देंगे, ठीक है। ये हमें ये ग्राफ से ये इक्वेशन बनी है, तो y की जगह पे लिखा है वी स्क्वायर, m की जगह पे क्या लिखा है tan थीटा ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये स्लोप लिख दे रहे हैं, स्लोप, फिर x की जगह पे 1/λ है माइनस का c। इससे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो हम लोग को स्लोप इजकल टू क्या मिल रहा है, स्लोप इजकल टू मिला, स्लोप मतलब होता है tan थीटा, ठीक है। स्लोप इजकल टू मिला 2hc/m, तो यहाँ से हम लोग h निकाल देंगे, h बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2c इंटू स्लोप, ये हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट, ठीक। वर्क फंक्शन अगर निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, कंपेयर कर देंगे इसी इक्वेशन 2 से, तो हम लोग को इंटरसेप्शन c मतलब क्या है, इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट इजकल टू आ गया 2 बाई m, तो यहाँ से हम लोग फाई निकाल देंगे, तो फाई इजकल टू मिला m/2 इंटू इंटरसेप्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये इन सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड में आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन थे, इतने तो आपको पता होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं वो भी बता देंगे, तो लगभग सेक्शन 2 के आपका पूरा पेपर आउट हो जाएगा।
ठीक है, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अब सेक्शन सी के क्वेश्चन आपको बताएंगे।